हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 5वां वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी टॉपिक जो है हमारा ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सारे हमने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके। इसमें ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे नहीं, दो और हम कहेंगे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और केमिकल इफेक्ट की बात करें तो वह हमें हायर क्लास यानी कि 11th 12th में जाके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सबसे बेसिक जो ये फेनोमेनन है, ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो कोई भी टीवी देखें या फिर स्टेबलाइजर देखते हैं, ठीक है, लंबे समय तक वर्क करता है, या फिर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो लंबे समय तक वर्क करने की वजह से वो क्या होता है, हीट हो जाता है। यहाँ तक हीट को डिसिपेट होने के लिए उसमें हम लोग पतले पतले वेंट्स छोड़े हुए रहते हैं। यहाँ तक बहुत सारे में फैन लगा रहता है, हमको मालूम है ना, सबको कंप्यूटर यूज किया है, लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप में क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है। क्यों? उसको कूल करने के लिए। एक्चुअल में हीट आ कहाँ से जा रहा है, वो हीट कहाँ से आ रहा है, तो वो हीट हमारे इलेक्ट्रिकल यानी कि जो हमारा एनर्जी होता है ना, एनर्जी कई फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, लाइट उस लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो दिन में हमें सन से मिलता है वो लाइट। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, समझ आ रही है ना। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कई फॉर्म में बदलता है, क्योंकि आता तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे हम कई तरीके से वर्क लेते हैं। उससे हम मोटर भी चला सकते हैं, ठीक है, हीटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बल्ब को भी हम ऑन कर सकते हैं, यानी कि बल्ब भी वर्क करता है, और मोबाइल चार्ज करना होता है वो भी हम करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपना इतना फॉर्म कैसे बदल लेता है, क्योंकि वो एनर्जी है और एनर्जी अपने फॉर्म को बदलता है। और जब भी अपने एनर्जी फॉर्म को बदलता है, वहां पर किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी अपने आप बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लें कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, यानी कि बल्ब हमें लाइट दे रहा है। लेकिन क्या सारा एनर्जी बल्ब से लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल एनर्जी हमारा लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम टच करते हैं बल्ब को, अगर हम टच करते हैं तो वो क्या थोड़ा बहुत हीट हो जाता है ना। इसका मतलब वो हीट कहां से आया, उसी एनर्जी में से। अगर मान ले कि हम 100 जूल ऑफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उस बल्ब में इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 100 जूल एनर्जी जो है ना लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ नहीं मिलेगा। या फिर किसी फैन में 100 जूल एनर्जी इंटर किया तो सारा का सारा 100 जूल जो है ना मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और हीट एक ऐसा चीज ही है कि जो कभी भी किसी भी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, हीट अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हीट वहां पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर इंजन जो होता है, ठीक है, हम बाइक की बात करें या किसी भी इंजन की बात करें, तो उसमें एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन क्या जब हीट प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मेरा सारा हीट मैकेनिकल में कन्वर्ट हो पाता है? नहीं हो पाता है। ठीक है, वापस से वो थोड़ा बहुत हीट जो है इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाता है। समझ आ रही है बात को ना। उसी तरीके से हमारा कोई भी अप्लायंस है, उसके थ्रू जब चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, तो चार्जेस में क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है। समझ आ रही है ना। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देख ही लिए, और सबसे बेसिक एग्जांपल, हम जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो बस मेरा मोबाइल ही हीट नहीं होता है, उसके साथ साथ चार्जर भी हीट हो जाता है। समझ आ रही है ना। तो जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है अगर लंबे समय तक यूज होता है तो हमें हीट क्या प्रोड्यूस होता हुआ महसूस होता है। ठीक है, लेकिन कुछ अप्लायंसेस जो है जो केवल हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही बना है, यानी कि उससे हम लोग हीट का ही काम लेते हैं। जैसे जो बल्ब है, वो उससे हमको लाइट का मतलब है ना, क्या हमको हीट से उसके हीट से क्या लेना देना है, यानी कि उसकी हीट को हम किसी फॉर्म में यूज करते नहीं है, वो इन्वायरमेंट में अपने आप डिसिपेट हो जाता है। या फिर फैन जो है लंबे समय से चल रहा है तो उसमें भी हीट प्रोड्यूस है, यानी कि फैन अगर लंबे समय से चल रहा है उसके बाद उसको ऑफ करके अगर हम टच करेंगे तो वो गर्म महसूस होगा। ठीक है, लेकिन क्या उसके हीट को हम यूज करते हैं? नहीं करते। लेकिन वही अगर जो हीटर है, रूम हीटर है, वो क्या करता है, हम उससे रूम हीट करने का काम करते हैं। या फिर जैसे वाटर हीटर है, ठीक है, जो गीजर होता है वो क्या करता है, उस हीट से वाटर को गर्म करने का काम करता है, यानी कि पर्टिकुलरली उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाया गया है।
ठीक है। तो एक बात को हमको समझना होगा कि ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो 100% एनर्जी यानी कि 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। समझ आ रही है बात? यानी कि अगर हम वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर फैन में जाता है तो 100% मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ मैकेनिकल में कुछ हीट में। लेकिन अगर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाया गया है, तो वो 100% एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रही है बात को ना? तो अब हीट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन किस डिवाइस में हमें कितना हीट प्रोड्यूस करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम समझे किसी भी हीटर को खरीदे, वाटर हीटर को खरीदे, तो उस पर लेबल किया हुआ रहता है, ठीक है, 500 वाट, ठीक है, 500 वाट कॉमा लेके 220 वोल्ट दिया रहता है, ये रेटिंग मिला होगा। या फिर अगर किसी बल्ब की बात करें, अभी बल्ब की नहीं भी हीटर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर 1000 वाट भी हो सकता है, 1000 वाट कॉमा 220 वोल्ट। इसका मतलब कि 1000 वाट का पावर है किस वोल्टेज पे? 220 वोल्टेज पे। अब ये क्या है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। वाट क्या है? पावर का यूनिट है। वाट कहता है कि 1000 जूल, 1000 वाट का क्या मतलब हुआ कि 1000 जूल एनर्जी हम हर सेकेंड यूज कर रहे हैं, हर सेकेंड यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1000 वाट, ठीक है। 500 वाट का क्या मतलब हुआ कि 500 जूल एनर्जी हम हर सेकेंड यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग 500 वाट, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो भी उस अप्लायंस को बना रहा है, जो भी इंजीनियर उस अप्लायंस को बना रहा है, तो उसे कैसे मालूम है कि वो इसी रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा, है कि नहीं? वो कैसे कैलकुलेट करके बता सकता है कि उसका बनाया हुआ अप्लायंस इसी रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा या फिर इस रेट से करेगा? मतलब कि हर रेट का आता है, लेकिन वहाँ लेवल तो रहता है, और पहले से ये कैसे मालूम होता है हमें? तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, यानी कि उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब जाके हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। नहीं तो मालूम चला कि हम किसी डिवाइस को बनाए और हमें मालूम ही नहीं कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आयरन को हमें मालूम होता है कि कितने नंबर पे हमको रखना है, ठीक है, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो वो सारा चीज कैलकुलेटेड होता है, और वो कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि उस कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए डिवाइस का, उसके थ्रू कितना करंट फ्लो करना चाहिए, और कितना उसके थ्रू वोल्टेज अप्लाई होगा तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में जब इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, लास्ट का टॉपिक रहेगा हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब चलिए, इसको अब हम लोग समझते हैं। एक बात को हमको समझना है, थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी को रिकॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस टॉपिक में वर्क पावर एनर्जी को थोड़ा बहुत रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी भी बॉडी पे हम वर्क करते हैं, तो वर्क एक्चुअल में होता क्या है? हम वर्क एक प्रोसेस है जिसमें कोई जो वर्क करता है वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता है किस पे? वो जिस पे वर्क कर रहा है उस पे एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो शुरू में जब हम पढ़े थे तो चार्जेस को एनर्जी मिलता कैसे है? चार्जेस पे हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, और जो ही हम चार्ज पे वर्क करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आता है। समझ आ रही है बात को ना? जब एनर्जी आएगा तो वापस से वो एनर्जी, जब चार्ज फ्लो करता है तो वही एनर्जी उस अप्लायंस या उस डिवाइस को ट्रांसफर करता है। एग्जांपल की अगर बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट तक लिफ्ट करके ले गए, किसी हाइट तक हम लिफ्ट करके ले गए, तो इस पे हम पहले वर्क किए ना, mgh वर्क किए। उसके बाद जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये अपने आप नीचे आएगा, इस पे हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेरा वर्क किया हुआ जो है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया है। समझ आ रही है ना? तो वही काम तो बैटरी करता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? वो बाहर से पहले से वर्क करके उसके अंदर केमिकल एनर्जी या फिर किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है। अब जब वहां से चार्ज फ्लो करने स्टार्ट होगा तो क्या करेगा? जिसके थ्रू भी फ्लो करेगा उस पर वर्क करेगा। समझ आ रही है ना? और वही जो वर्क है वही एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि वो जो वर्क करेगा वो क्या करेगा? एक्चुअल में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो जो चार्ज वर्क करेगा उतना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहला, यानी कि इस चैप्टर का जो सबसे पहला हमारा इक्वेशन था वो क्या था? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी कि वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज, यानी कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कितने चार्जेस पे उतने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, उतने के बराबर वो क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है,
तो यानी कि जब इतना वर्क करेगा तो उतना ही वर्क के बराबर एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है? हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि ये जो वर्क होना डायरेक्टली हम इसको एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और हीट एनर्जी, किसी भी एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो उसका यूनिट जूल ही होगा। ठीक है, तो इस वर्क डन के जगह पर हम डायरेक्टली यू लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहां पर हीट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कोई और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, कभी भी हम क्या देखे हैं? देखिए, नॉर्मल अगर हीटर की बात करें तो कोई हीटर ज़्यादा हीट होने के बाद थोड़ा सा रेड हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो वहाँ हो क्या रहा है कि लाइट एनर्जी में भी बहुत थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सारे ऐसे हीटर रेड नहीं होते हैं। लेकिन जो हीटर रेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। ठीक है, और वही हमारा एनर्जी भी होगा, उतना ही हमारा हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो U से रिप्रेजेंट करें, या फिर चलिए हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब हम सबको मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या, इसको अभी हम इधर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड में वर्क डन इज इक्वल टू हमें क्या मिला? वोल्टेज इंटू चार्ज। ठीक है, हम यहाँ जगह बनाते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, और V के जगह पर हम लिख सकते हैं I इंटू आर। अब Q की बारे, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T। तो अगर हमें Q पता करना है तो Q इज इक्वल टू I इंटू टाइम, यानी करंट इंटू टाइम। तो क्या Q के जगह पर हम I इंटू टाइम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? I इंटू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ये हमारा हो गया इतना हीट प्रोड्यूस। ठीक है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा हम बता सकते हैं कि उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, उसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, और कितने देर तक कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने देर तक हीट पास कर रहा है वही बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो टीवी को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं, 10 सेकेंड ऑन रखते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम टीवी को जाकर टच करेंगे तो जितना उसमें हीट प्रोड्यूस होगा वो हमें महसूस भी नहीं होगा, मालूम चलेगा कि थोड़ा जितना पहले उसका टेम्परेचर था उतना ही है। ठीक है, लेकिन अगर उसी टीवी को हम 1 घंटे 2 घंटे अगर चला के रखें तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मोबाइल को हम थोड़ी देर यूज करते हैं तो वो हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक, ठीक है, अगर कोई हेवी वर्क कर देते हैं लंबे समय तक, तो क्या होता है? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि हीट किसी भी डिवाइस में कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है टाइम पे, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और उसका करंट का स्क्वायर, यानी कि जितना भी करंट होगा ना उसके स्क्वायर टाइम्स हीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जितना करंट जाएगा उसके स्क्वायर टाइम्स पे डिपेंड करेगा हमारा हीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना हीट कोई भी डिवाइस क्या कहते हैं प्रोड्यूस करता है, जितने करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के हिसाब से इस फॉर्मूले से हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, और इसी को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसको हम लास्ट में केवल बता देंगे, अभी केवल यहां पर हम डिराइव कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेन फॉर्मूला, लेकिन इसके बाद कई फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले सेम है, बस V इक्वल टू आई आर लगा के इसको हम इधर उधर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है हम इसको कर सकते हैं, देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये जो आई आर को है हम क्या करेंगे, इसको V के फॉर्म में ही रहने देंगे, इस V को V के फॉर्म में ही रहने देंगे। तो एक हीट का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा V, यानी कि आई आर के जगह पर V ही रखेंगे, और Q को हम IT के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा V इंटू IT। ठीक है, एक हीट का ये फॉर्मूला था, दूसरा हमारा ये हो गया H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, अब आगे की बात करें, दूसरा हमारा, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि V तो आए लेकिन करंट ना रहे। यहां पर हमारे हीट के फॉर्मूले में वोल्टेज आए लेकिन करंट ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखें, हम यहां I स्क्वायर है ना, I स्क्वायर RT। ठीक है, अगर हम यहां V रखते हैं तो एक I बच जा रहा है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक और आर रहे यानी कि आर स्क्वायर रहे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? देखिए अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें यानी कि v इज इक्वल टू आई आर को बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो ये क्या हो सकता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इस फॉर्म में अगर आ जाए तो हम उसको वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ आर स्क्वायर करने के लिए ऊपर भी आर से और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू आर और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा टाइम, ठीक है। आर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाई आर। अब देखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी कि हमारा जो तीसरा फॉर्मूला हुआ हीट जनरेट का ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा तीन मेन फॉर्मूला हो गया किसी डिवाइस में कितना हीट प्रोड्यूसर, किसी डिवाइस में नहीं, किसी भी डिवाइस में नहीं, जो डिवाइस हीट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो डिवाइस हीट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम उस डिवाइस के लिए भी, उस डिवाइस में भी फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं जो किसी और काम के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वहां पर हम हीट नहीं निकालते हैं, वहां पर एक्चुअली में टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करता है वो हम निकालते हैं, ठीक है। नहीं हम ये बता सकते हैं कितना लाइट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना लाइट में कन्वर्ट हो गया, इसको भी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा कि जितना हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, जितना उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, उसको जब हम माइनस करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कितना लाइट में कन्वर्ट किया। उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कि जितना हम हीट एनर्जी उसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं उसमें से एनर्जी कितना कन्वर्ट कर पा रहा है हमारे मन चाहे फॉर्म में। मन चाहे फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे बल्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें लाइट मिले, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो हीट भी प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो एक्चुअल में उसको जितना ज्यादा लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उसको हम मान के चलते हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो हम किसी भी फॉर्म में कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, अब वो एनर्जी जिस फॉर्म में कन्वर्ट करें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी उतना यूज हो रहा है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं तो हम कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बस उसका बिल भरते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा डिवाइस का एफिशिएंसी कितना हुआ, कितना बर्बाद हुआ, क्या हुआ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितना भी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा सारे एनर्जी के बराबर हमको बिल भरना पड़ता है, ठीक है। और वो यूनिट, वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है उससे भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमें तीन फॉर्मूला मिल गया और इसको हम साइड में लिख देते हैं, यहां पे एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। एनर्जी का पहला फॉर्मूला इसको हम यू से भी लिख सकते हैं या एच से, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है? वी आई टी। और जो तीसरा है हमारा वो कितना है? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हमें मिल गया तीन फॉर्मूला एनर्जी का। एक्चुअल में तीनों फॉर्मूला अलग नहीं है, सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर लगा के अलग अलग चीज। यानी कि अगर हमें यहां पर क्या है कि करंट नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, यानी इक्वेशन में रेजिस्टेंस दिया और वोल्टेज दिया हुआ है, तो क्या इस फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते? एकदम आराम से कर सकते। हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को और वोल्टेज को ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे? पहले करंट निकाल लेंगे और उसके बाद करंट को इसमें पुट करेंगे, रेजिस्टेंस को पुट करेंगे, टाइम रख के हम क्या करेंगे? एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमको तीनों फॉर्मूला एकदम याद करना जरूरी है, लेकिन याद रहे तो बढ़िया है, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जो हमें मिला होगा उसको, अगर वोल्टेज करंट टाइम मिला है तो डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। अब यहां से हमको वोल्टेज और करंट मतलब कैलकुलेट करके हमको रेजिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो। इसलिए तीनों अगर याद रहे तो बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर एक भी मालूम है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर। मेन फॉर्मूला हमारा यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ, ठीक है। पावर क्या होता है? एनर्जी तो समझ में आ रहा है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो छूट गया है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होता है जूल, ठीक है। जो वर्क डन का यूनिट होता है वही हमारा एनर्जी का भी यूनिट होता है, जूल, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है, जूल।
चलिए अब आता है हमारा टॉपिक किस पे, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्चुअल में सब डायरेक्टली हम ये जो फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं ना, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ही वर्ड्स में हम लिख देंगे। जैसे कि हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर और अ डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू इट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा, आई के स्क्वायर टाइम्स होगा, लेकिन रेजिस्टेंस के लीनियरली होगा, स्क्वायर नहीं होगा, और टाइम के साथ भी लीनियरली होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं यहां पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, according to this law heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current through it comma resistance of material and टाइम। ठीक है, और इसका इक्वेशन हम लास्ट में लिखेंगे U इज इक्वल टू, या फिर यहां पर हम हीट ही डिनोट करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, तो ये हमें लिखना होगा। अगर 5 मार्क्स में आता है तो जैसे हम डिराइव किए थे शुरू से, वैसे डिराइव करके एक एक चीज सारा चीज हमें एक एक करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो केवल इतना लिख देना है और इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को बस दिखा देना है और हमारा हो जाएगा काम। ठीक है, ये हमारा हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर पे। पावर क्या होता है, देखिए पावर, वो पावर, वर्क पावर एनर्जी जो हम लोग पढ़े हैं, वो जो पावर है एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम है। पावर इज इक्वल टू क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन बाय टाइम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम भी लिख सकते हैं। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अब हीट लिखे या कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा यही रिलेशन है, ये सबसे मेन रिलेशन ये है कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, अब पावर को थोड़ा सा फील करते हैं, पावर क्या कहता है। देखिए पावर क्या है ना, एक्चुअल में एक स्पीड की तरह, अगर एनालॉजी समझे तो वो स्पीड की तरह होता है, और एनर्जी क्या है, एक डिस्टेंस की तरह है। ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर किसी दौड़, अगर 100 मीटर की अगर कोई दौड़ हो रही है तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे जितने भी एथलीट हैं वो 100 मीटर सब कवर कर रहे हैं, लेकिन कौन विनर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, यानी कि जो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय लिया, वो हम कहते हैं कि वो उसका पावर ज्यादा है, यानी कि वो स्पीड उसका ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, और उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो कम समय लेता है उसका स्पीड हम मानते हैं कम है। ठीक है, तो पावर कहता है कि किस रेट से किसी भी एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है उसको पावर कहेंगे। यानी कि अगर 100 जूल जो है, 100 जूल एनर्जी कोई डिवाइस 1 सेकेंड में कंज्यूम कर जाता है, यानी कि, और दूसरा अगर तरफ हम डिवाइस लें तो
100 जूल एनर्जी 2 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो थोड़ा स्लो कर रहा है, यानी कि उसे 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में 2 सेकंड लग जा रहे हैं, और एक तरफ जो इधर है वो 1 सेकंड में ही कंज्यूम कर जा रहा है, यानी कि वो उसका रेट क्या है, फास्ट है। यानी कि एनर्जी तो उतना ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और नीचे का वैल्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है अगर वो घटता है तो ये वाला ओवरऑल ये जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पावर समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि पावर क्या होता है। पावर एक्चुअली में अगर हम डिफाइन किया जाए तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर हमें वर्ड्स में भी लिखना है तो केवल यही लिखेंगे, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी और रिलीजिंग एनर्जी, दोनों ही लिखा जाता है। यानी कि अगर बहुत सारे डिवाइस को देखा जाए तो जो बल्ब होता है उस पर पावर दिया रहता है ना, उसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, तो उस पर 100 वाट लिखा गया रहता है। ठीक है, तो किसी पे 100 वाट है, किसी पे 20 वाट है, तो कहना क्या चाहता है कि 20 वाट कहने का मतलब हुआ कि 20 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग 20 वाट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर एनर्जी है तो ऊपर एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और नीचे टाइम है उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसी जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं, इसी जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला अगर हमको पावर निकालना है, ठीक है, किसी भी अप्लायंस का या फिर किसी भी डिवाइस का अगर हमें पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी हमारा कितना है, I स्क्वायर RT। ठीक है, और उसको हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं T और T कैंसिल होगा और हमें मिलेगा I स्क्वायर R। ठीक है, तो ये पावर का हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू, ये एनर्जी का दूसरा वैल्यू हम पुट करते हैं VIT। ठीक है, इसको भी हमें टाइम से डिवाइड करना होगा कि एनर्जी है ना, एनर्जी ऊपर और टाइम नीचे, तो एनर्जी ये कट गया, T और T कट गया और हमारे पास बचा VI। पावर इज इक्वल टू VI, दूसरा फॉर्मूला हुआ। फिर तीसरे की अगर बात करें, हमारा क्या है, V स्क्वायर बाई R डिवाइडेड बाई T, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई R I इंटू T। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, T से डिवाइड करेंगे, T और T कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला हमें यहां भी मिल गया। ठीक है, पहला क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला मिला है VI, पावर इज इक्वल टू VI, और तीसरा फॉर्मूला मिला है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये है हमारा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों पावर का फॉर्मूला है और ये तीनों एनर्जी का है। ठीक है, और ये नोट कर लेना है कि पावर का जो बेस यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड होता है, उसी को हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट जो होता है एक्चुअल में किस चीज का होता है, पावर का होता है या फिर एनर्जी का होता है। यानी कि जो हम बिजली बिल, अपना जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो हम बिल भरते हैं वो किस चीज का बिल भरते हैं, एनर्जी का बिल भरते हैं या फिर पावर का बिल भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके यूनिट को ध्यान देते हैं कि उसका यूनिट होता क्या है। कमर्शियल यूनिट को हम बोलते हैं किलोवाट आवर, पर आवर नहीं, किलोवाट आवर। यानी कि ये किलो, ये तो क्या है, ये पावर है। अगर पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यानी कि एक फॉर्म में क्या है, जूल ही है, हम जूल डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, यानी कि ये एनर्जी ही है जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे जूल के फॉर्म में। ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे जूल के फॉर्म में, इसको यहाँ इक्वल टू लिखना सही नहीं है। ठीक है, ये एक एनर्जी ही है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लें हम पावर के साथ अगर हम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी मिलेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी बाई टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, पावर इंटू टाइम, टाइम आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिला, पावर इंटू जो टाइम होगा वो हमें मिलता है एनर्जी। तो बहुत सारा चीज हमको यूनिट देख के भी समझ में आता है। तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा, या फिर अगर ज्यादा वैल्यू अगर बड़ा हो रहा है तो हम उसको किलोवाट में रख देते हैं। तो पावर का यूनिट किलोवाट और
आर किसका यूनिट है, टाइम का है, तो पावर इंटू टाइम हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी, यानी कि किलोवाट एनर्जी, किलोवाट आर जो होता है इस यूनिट के फॉर्म में हम लोग अपना इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, यानी कि वो किस चीज का भरते हैं, एनर्जी का, न कि पावर का। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं कि ये कितना जूल होगा। ठीक है, कितना जूल होगा, एनर्जी कितना जूल होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है ना। तो अगर एनर्जी का जूल, सॉरी एनर्जी का जो यूनिट है जूल, उस फॉर्म में तभी आएगा जब पावर का यूनिट को हम लोग ऐसा यूनिट में रखें और टाइम के यूनिट को भी ऐसा यूनिट में ही रखें। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का जो यूनिट है ऐसा यूनिट नहीं है और टाइम का भी जो यूनिट है यानी कि जो आर है वो भी ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट होता है आर, सॉरी सेकेंड, और जो पावर का यूनिट होता है वाट होता है, किलोवाट नहीं होता, केवल वाट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट को हम क्या कर सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं, किलो के बदले 1000 वाट इंटू टाइम जो आवर्स में है। तो आवर्स को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, अगर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, और फिर दोबारा से अगर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना होगा, 36, और इसके आगे कितने जीरो, यहां 3 जीरो और यहां 2, यानी कि टोटल 5 जीरो। ठीक है, अगर इसको हमको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 किलोवाट आवर में, ठीक है, कितना एनर्जी होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक यूनिट बिल अगर आ रहा है, इसका मतलब कि इतने एनर्जी को हम कंज्यूम किए हैं। ठीक है ना, इतने एनर्जी को, 2 यूनिट बिल आ रहा है यानी कि इसके 2 गुने एनर्जी, 3 यूनिट आ रहा है यानी कि इसके 3 गुनी एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमको इसलिए बड़ा बताया गया कि अगर एक यूनिट भी एनर्जी अगर हम कंज्यूम करते हैं, अगर वो जूल के फॉर्म में होगा तो इतना बड़ा रीडिंग आएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, एक यूनिट के लिए इतना बड़ा रीडिंग आएगा। इसलिए हम क्या किए कि न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करने के लिए, हम क्या कर दिए, इसको, इस यूनिट को ही बड़ा कर दिए। ठीक है, यूनिट को बड़ा करने का क्या फायदा होता है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मीटर छोटा यूनिट है या किलोमीटर, ऑब्वियस से बात है मीटर ही है। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर को अगर हमको मीटर में रिप्रेजेंट करना है तो हमें 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर छोटा यूनिट है, लेकिन अगर किलोमीटर जो कि बड़ा यूनिट है, अगर उस फॉर्म में लिखेंगे तो केवल वहां 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है। इसके लिए कहा गया कि हम क्यों ना किलोवाट आवर में ही यूज करें। ठीक है, इसलिए कमर्शियल यूनिट ऐसा बनाया गया, बड़ा यूनिट बनाया गया, क्योंकि छोटे यूनिट के फॉर्म में करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट है ही क्या, एक दिन में लगभग एवरेज, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2-3 यूनिट हर रोज हम लोग यूज करते हैं। 2-3 तो बहुत कम है, 3-4 भी हो जाते हैं। ठीक है, और ऑन एन एवरेज अगर पूरे महीने की बात किया जाए तो 150, 200, 300 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा काफी बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम लोग बड़े यूनिट का यूज करते हैं। जूल जो है काफी छोटा यूनिट है किलोवाट आवर के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, जूल ही ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो और आएगा न्यूमेरिकल का। एक वीडियो में हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे सारा क्वेश्चन रहे, क्योंकि ये टॉपिक भले ही छोटा है, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर ही आता है, अक्सर ही 5 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, क्योंकि जो पावर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन अक्सर 5 मार्क्स में पूछ ही देता है। अगर 3 मार्क्स में पूछता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है।